अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरी कोशिश ये होगी कि इस कॉन्सेप्ट को जितने आसान अल्फाज में आप तक डिलीवर करूं वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया किए न बगैर वीडियो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स या कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या चीज़ है। इट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। अब रिसर्च दो टाइप की होती है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर नॉन न्यूमेरिकल डाटा लिया जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर न्यूमेरिकल डाटा लिया जाता है किसी भी कंक्लूजन या फाइंडिंग्स तक पहुंचने के लिए। इट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। तो CHA क्रिटिकल हिस्टोरिकल एनालिसिस एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी है जो एग्जामिन करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स, प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके अंदर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखते हैं, प्रोसेसेस को देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं ताकि हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को निकाल सकें, मुख्तलिफ पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? दिस विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज ओवर टाइम। हम जानते हैं कि हमारे सोशल सेटअप के अंदर कुछ चेंजेस जो हैं वो इनएविटेबल हैं और वो कंटिन्यूसली हो रही होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने सराउंडिंग में होने वाली तमाम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक या मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें और समझ सकें बेहतर तरीके से। अब हर टॉपिक की तरह इस टॉपिक के भी कुछ मेजर अप्रोचेस हैं। उन अप्रोचेस को हम देखते हैं। क्रिटिकल हिस्टोरिकल एनालिसिस ब्लेंड्स टू की अप्रोचेस। वन इज कंपैरेटिव मेथड, सेकेंड इज हिस्टोरिकल मेथड। अब वन बाय वन इन दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस को हम समझते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को लेते हैं एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। कंपैरेटिव मेथड क्या है? इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग टू और मोर केसेस, कंट्रीज, सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशन, रेवोल्यूशंस। अब कंपैरेटिव मेथड है तो इस टर्म से हमें महसूस होता है कि इसके अंदर कंपैरिजन की बात होगी। अब क्या कंपैरिजन किया जाता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को लिया जाता है। अब वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंट्रीज़ के बारे में भी हो सकती हैं, सोशल सेटअप्स या सोसाइटीज़ के बारे में भी हो सकती हैं, कुछ दो या दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को भी लेके हम कंपैरिजन कर सकते हैं, रेवोल्यूशंस को लेकर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं और फिर उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को लेके हम फर्दर चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है इस मेथड का? इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कॉजेज एंड आउटकम। जैसे हम रेवोल्यूशन को लेते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि हमें कॉजेज और आउटकम्स बताते हैं। यानी कोई रेवोल्यूशन जो हुई है या कोई भी जिसको कहते हैं तब्दीली आई है, उसका कॉज क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसका पैटर्न क्या है। कोई इंस्टीट्यूट है तो उसकी बेहतरी के क्या काजेज़ हैं, उसके आउटकम्स क्या हैं और वो किन पैटर्न्स पर इंस्टीट्यूशन चल रहा है। तो बहुत वास्ट टॉपिक है, आपको बहुत खुले जहन के साथ इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बेस्ड ऑन मोस्ट सिमिलर सिस्टम्स एंड मोस्ट डिफरेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये दो आइडियोलॉजीज़ के ऊपर कंपैरेटिव मेथड बेस्ड करता है। यानी आपने दो किस्म के कंपैरिजन करने हैं बिटवीन मोस्ट सिमिलर सिस्टम्स एंड मोस्ट डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, अब मोस्ट सिमिलर सिस्टम्स क्या है? कंपेयर सिमिलर केसेस विद डिफरेंट आउटकम्स टू फाइंड व्हाट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सिमिलर केसेस या ऐसे सिमिलर केसेस को उठाना है कि वो केसेस तो सिमिलर है लेकिन उनके आउटकम्स एग्जैक्टली डिफरेंट हैं। तो उससे आप क्या करेंगे कि डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है मोस्ट डिफरेंट। अब इसमें क्या किया जाता है कि डिफरेंट केसेस को लिया जाता है और उन केसेस के सिमिलर आउटकम्स को स्टडी किया जाता है ताकि कॉमन कॉजेज को देखा जाए। जैसे समटाइम्स दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आप ले रहे होते हैं लेकिन जो उनका रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, वो आप सोच रहे होते हैं कि अलग होगा लेकिन वो कॉमन आउटकम। अब उस कॉमन आउटकम को लेते हुए आपने वो कॉमन ग्राउंड्स फाइंड करने होते हैं कि जिसकी वजह से वो आउटकम कॉमन है।
देन सेकंड जो अप्रोच है वो है हिस्टोरिकल मेथड। अब हिस्टोरिकल मेथड से क्या ज़ाहिर होता है? हिस्टोरिकल मेथड से ये ज़ाहिर होता है कि इसके अंदर चीज़ों को हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, तारीख के पस मंज़र में चीज़ों को देखा जाता है। इट एम्फसाइजेस प्रोसेस ओवर टाइम, यानी चीज़ों को हिस्टोरिकल वे में देखा जाता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। एनालाइजेस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पैथ्स, डिपेंडेंसीज एंड टर्निंग पॉइंट। अब इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या करना है कि इवेंट्स को देखना है कि इवेंट्स का सीक्वेंस क्या है, पैथ्स, डिपेंडेंसीज देखनी है और टर्निंग पॉइंट्स देखने हैं। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को फोकस करना है। सिंपल इनफ अगर मैं बात करूं तो यूज आर्काइवल डेटा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और नैरेटिव। इसके अंदर आर्काइवल डेटा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं और नैरेटिव्स लिए जाते हैं और फिर फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। अब की फीचर्स की बात आती है इस अप्रोच के। अब इस अप्रोच के कुछ फीचर्स के अंदर नंबर वन फीचर ये है कि ये कैजुअल एक्सप्लेनेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। फोकस ऑन मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर, स्टेट्स, इकोनॉमीज, रेवोल्यूशन, सोशल क्लास। अब इसके अंदर मैक्रो लेवल चीज़ें, बड़े ब्रॉड कैनवस पे चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अंदर स्टेट्स की बात की जाती है, इकोनॉमीज़ की बात की जाती है, रेवोल्यूशंस की बात की जाती है, सोशल क्लासेस की बात की जाती है। माइक्रो स्ट्रक्चर्स की बात नहीं की जाती, मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है। बाज़ औक़ात कुछ रेयर और यूनिक केसेस को भी देख लेता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फाशिज़्म है, कॉलोनियलिज़्म है, बाज़ औक़ात ये इस चीज़ को भी डील कर लेता है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात आती है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट उस टाइम तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आपको उसकी एप्लीकेशन समझ ना आए। इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा? अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने अपने एनालिसिस को शुरू करना है और उसको शुरू करने से पहले आपने ये रिसर्च करनी है कि आपने किन 2 केसेस को या 2 से ज़्यादा केसेस को कंपेयर करना है और फिर उसके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं उनको निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंपेयर कर रहे हैं रशियन रेवोल्यूशंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन को, यानी 2 रेवोल्यूशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के अंदर, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरी रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आउटकम्स को एक्सप्लेन करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनके आउटकम्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वन कंट्री इज डेमोक्रेटाइज्ड एंड अनदर डिड नॉट, ठीक है। यानी आउटकम की बात करनी है कि जब एक मुल्क के अंदर जमहूरियत आ गई है और दूसरे के अंदर जमहूरियत नहीं आई तो उसके आउटकम्स क्या हैं, उनके रीजंस क्या हैं। ट्रेस हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, हिस्ट्री की बात करनी है। अब आपने क्या करना है कि जो फाइंडिंग्स आपने हासिल की उनको कंपेयर करना है, उनकी सिमिलैरिटीज़ देखनी है, उनके डिफरेंसेस देख। जब आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को लेंगे तो फिर आप किसी डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अब एग्जांपल्स को देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्रिस्प हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं रेवोल्यूशन का। अब रेवोल्यूशन के अंदर हम 2 रेवोल्यूशंस लेते हैं, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की और दूसरी रशियन रेवोल्यूशन 1917 के लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्रिटिकल हिस्टोरिकल एनालिसिस लगाएंगे तो जो की क्वेश्चन जनरेट होगा वो ये होगा कि व्हाट कॉजेज अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन, यानी वो क्या अवामिल हैं कि जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन होती है। सेकंड, अगर जब हम टॉपिक लेंगे कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक ताकतवर फोर्स जो होती है वो अपने फोर्स के बलबूते पर जो लोकल आबादी है उसको उसके बेसिक फंडामेंटल राइट से महरूम कर देती है, तो ये बेसिकलिज्म का ही कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉलोनियलिज्म में के अंदर जिसको कहते हैं, आप ब्रिटिश इंडिया को लेते हैं और फ्रेंच अल्जीरिया को लेते हैं, ठीक है। तो की क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट है इन 2 सोशल सेटअप्स के ऊपर वो क्या है। अब क्रिटिकल हिस्टोरिकल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसे हम देख लेते हैं। नंबर 1 लिमिटेशन ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, आपको बहुत सारा टाइम चाहिए इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए, और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और बहुत डीप नॉलेज चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर तज्जिया करने की, एनालिसिस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस भी समटाइम्स आ जाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स केसेस आ जाते हैं, उन्हें जनरलाइज करना मुश्किल हो जाता है। फिर इसके अंदर जो बायस सिलेक्शन होती है उसका भी है, क्योंकि जो रिसर्चर है वो समटाइम बायस हो जाता है अपने सिलेक्शंस में, अपने व्यू पॉइंट्स में, अपने नैरेटिव्स बिल्ड करने में।
कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन, यानी ये कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है, ये सब्जेक्टिव मेथड है। इसके अंदर रिसर्चर अपनी इंटरप्रिटेशन भी ऐड कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं।